गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम हमारी फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन की इस क्लास में बजट के संबंध में, चूँकि हम पहले से चर्चा कर रहे हैं तो बजट की हम प्रक्रिया पे विचार विमर्श कर रहे थे। हमने देख लिया था कि बजट क्या होता है, इसका कॉन्सेप्ट क्या है, बजट का निर्माण किस तरह से होता है। आज हम देखेंगे कि जो बजट है उसको स्वीकृति किस तरह से मिलती है, क्योंकि जो बजट है उसके करीब दो तीन चीज़ें होती हैं। जैसे पहला बजट का निर्माण है, तो हम देख चुके हैं। आज हम देखते हैं बजट की स्वीकृति। तो बजट की स्वीकृति के कुछ एक मुख्य चरण हैं। सरकारी कार्यालय या जो विभाग होते हैं उनमें वित्त मंत्रालय तथा मंत्रिपरिषद के हाथों से होता हुआ जो बजट है वो विधानमंडल या व्यवस्थापिका में बहस एवं स्वीकृति हेतु प्रस्तुत किया जाता है। भारत में वर्तमान जो बजट पद्धति है उसकी शुरुआत प्रथम वाइसराय लॉर्ड कैनिंग 1856 से 62 के शासनकाल में हुई, जब वित्त विशेषज्ञ जेम्स विल्सन ने सर्वप्रथम 18 फरवरी 1860 को वाइसराय गवर्नर जनरल की परिषद में बजट प्रस्तुत किया। उस समय बजट पर बहस का प्रचलन भी नहीं था। यह सुविधा सन 1892 से मिली तथा सन 1935 से बजट पर मतदान होने लगा। सन 1860 से ही भारत में अप्रैल से मार्च की बजट वर्ष या वित्तीय वर्ष प्रणाली शुरू हुई। अधिकतर जो राष्ट्रमंडल कॉमनवेल्थ देश है उनमें बजट की यही अवधि प्रचलित है। भारत में सन 1921 से रेल बजट पृथक से प्रस्तुत किया जाने लग गया, जबकि आम या सामान्य बजट सभी विभागों के सामूहिक राष्ट्रीय बजट होता है। वर्तमान में रेल बजट को पुनः आम बजट में समाहित कर दिया गया है तथा भारत में एक ही बजट है। तो सबसे पहले बजट को विधानमंडल में प्रस्तुत किया जाता है। स्वतंत्र भारत का जो प्रथम बजट है वो 26 नवंबर 1947 को वित्त मंत्री R.K. षणमुख चेट्टी ने प्रस्तुत किया। सामान्यतः केंद्र सरकार का जो आम बजट है वो फरवरी माह के अंतिम दिन सायंकाल में वित्त मंत्री प्रस्तुत कर देते हैं। आजकल और थोड़ा जल्दी कर देते हैं, इसको फरवरी के शुरू में कर देते हैं। परंपरा से हटकर खैर ये परंपराएं वगैरह चलती रहती है, बनती रहती है, बिगड़ती रहती है। तो इस संबंध में जो महत्वपूर्ण प्रावधान है वो आप ये देख लीजिए कि बजट अनुदान से संबंधित प्रत्येक मांग मुख्य कार्यपालिका या राष्ट्रपति की अनुशंसा से होनी चाहिए। कोई भी व्यय प्रस्ताव राष्ट्रपति की अनुशंसा के बिना संसद में प्रस्तुत नहीं किया जा सकता। व्यवस्थापिका को किसी कर में कमी करने या समाप्त करने का अधिकार है, किंतु वह नया कर लगाने या वृद्धि करने का अधिकार नहीं रखती है। भारत की संचित नीति से संबंधित भारित व्यय पर संसद में बहस हो सकती है, किंतु मतदान नहीं किया जा सकता। मतलब इस पर ध्यान दीजिए कि भारत में संचित नीति से संबंधित जो व्यय है उनमें संसद बहस तो कर सकती है लेकिन मतदान नहीं कर सकती। संचित नीति पर भारित व्यय इस प्रकार से है। राष्ट्रपति की परिलब्धियां, भत्ते, दोनों सदनों के पदाधिकारियों, अध्यक्ष उपाध्यक्ष के वेतन और भत्ते, ऐसे ऋण भार जिनका दायित्व भारत सरकार पर है। उच्चतम और उच्च न्यायालयों के न्यायाधीश और भारत के नियंत्रक मालिका परीक्षक के वेतन भत्ते तथा सेवानिवृत्ति वेतन। किसी न्यायालय या मध्यस्थ न्यायाधिकरण के निर्णय, आज्ञप्ति या पंचाट के भुगतान के लिए अपेक्षित कोई राशि हो। संविधान द्वारा या संसद द्वारा पारित किया गया कोई अन्य व्यय हो। विनियोग जो विधेयक है उसको संसद की ओर से संशोधन नहीं किया जा सकता, जिससे किसी अनुदान का उद्देश्य या व्यय की राशि में परिवर्तन नहीं हो पाता है। वित्त विधेयक और धन विधेयक के संबंध में लोकसभा को अधिक अधिकार प्राप्त होता है। दोनों विधेयक पहले लोकसभा में राष्ट्रपति की अनुमति से पेश किए जाते हैं। राज्यसभा वित्त विधेयक को 14 दिन में लौटाने के लिए बाध्य है। तो भारतीय जो संविधान है उसका जो अनुच्छेद है, अनुच्छेद 110 में कुछ ऐसे विषय हैं जो उसे धन विधेयक घोषित कर सकता है। कोई कर या कर के आरोपण या समाप्ति या परिवर्तन से संबंधित हो सकता है। भारत की संचित निधि से धन के विनियोग करने से संबंधित हो सकते हैं। तो इस तरह से इसमें कुछ एक ऐसे कारक होते हैं जो शामिल होते हैं। वित्त विधेयक सामान्यतः करारोपण से संबंधित होता है, जिसे सीधे राज्यसभा में प्रस्तुत नहीं किया जा सकता। दोनों ही विधेयक लोकसभा में प्रस्तुत होते हैं और दोनों के मामलों में राष्ट्रपति की पूर्वानुमति भी आवश्यक है। अन्य मामलों में वित्त विधेयक सामान्य विधेयक ही होता है। धन विधेयक को राज्यसभा 14 दिन तक तो रोक सकती है। उनकी सिफारिश को लोकसभा स्वीकार या अस्वीकार कर सकती है। राष्ट्रपति भी धन विधेयक को स्वीकृति देने हेतु बाध्य है, लेकिन वो पुनर्विचार हेतु नहीं लौटा सकता। वित्त विधेयक के संबंध में राज्यसभा अस्वीकृति या संशोधन का अधिकार रखती है यदि विधेयक राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से प्रस्तुत नहीं हुआ हो। सॉरी। फिर इसके बाद में बजट पर एक सामान्य चर्चा होती है। बजट प्रस्तुत होने के एक दो दिन पश्चात दोनों सदनों में बजट के प्रावधानों, नीतियों तथा
पूर्व के व्यय पर सामान्य रूप से चर्चा की जाती है, लेकिन कोई प्रस्ताव नहीं लाया जाता। नहीं इस समय कोई मतदान होता है। अंत में इसमें क्या होता है कि जब सामान्य चर्चा होती है उसके अंत में वित्त मंत्री एक संक्षिप्त उत्तर देता है। उसके बाद में अनुदान मांगों पे मतदान होता है। अगले चरण में एक एक विभाग की मांगों पे मतदान होता है। अनुदान मांगों पे मतदान के समय ये सामान्य 26 दिन की अवधि में पूरा किया जाता है। और अनुदान भारत में करीब 103 सिविल डिपार्टमेंट से और 6 डिफेंस से संबंधित अनुदान मांगी होती है। रेलवे बजट में भी 23 अनुदान मांगी होती थी, तो अब उनको भी इसी में समाहित कर दिया गया है। इस समय जब अनुदान मांगों पर मतदान होता है उस समय 3 प्रकार के कटौती प्रस्ताव भी आते हैं। नीति संबंधी कटौती प्रस्ताव जिसे पॉलिसी कट मोशन कहते हैं, मितव्ययता संबंधी कटौती प्रस्ताव जिसे इकोनॉमिक कट मोशन कहते हैं, और एक प्रतीकात्मक। नीति से संबंधित कोई नीति से जुड़ी हुई बात हो सकती है। मितव्ययता में कोई ज़्यादा खर्च हो रहा हो, कम खर्चा किया जाना हो। प्रतीकात्मक में एक विरोध प्रकट करने के लिए, समस्या की ओर ध्यान आकर्षित करवाने के लिए होता है। फिर इसके पश्चात इन पे मतदान करवाया जाता है। अनुदान की मांगों पे वही है कि 26 दिन तक वैसे चर्चा के बाद में निर्धारित दिन 5:30 बजे मतदान का कार्य आरंभ हो जाता है। इस प्रक्रिया में सभी विभागों की अनुदान मांगे गुजरती है और पूरी बहस के लिए निर्धारित अंतिम दिन शेष बची सभी मांगों पे मतदान हो जाता है, चाहे उस विभाग की अनुदान मांगों पे बहस हुई हो या नहीं हुई हो। इसे गिलोटिन या मुखबंद या बिना बहस पारित प्रक्रिया भी कहा जाता है। फिर लेखानुदान तो चूंकि संविधान के अनुच्छेद 116(1) में प्रावधान है कि संसद बजट प्रक्रिया पूर्ण होने से पूर्व वित्तीय वर्ष के प्रथम 2 माह के लिए कार्यपालिका को अग्रिम अनुदान स्वीकृत कर व्यय करने की अनुमति प्रदान कर देती है, तो ये लेखानुदान कहलाता है। इसी प्रकार से एक विनियोग विधेयक होता है अनुच्छेद 110(1) में भारतीय संविधान के कि भारतीय संचित निधि से कोई भी धनराशि बिना विधि द्वारा विनियोजन के नहीं निकाली जा सकती। अतः सभी अनुदान मांगों पर मतदान हो जाने के पश्चात संपूर्ण व्यय अनुमानों को विनियोग विधेयक के रूप में प्रस्तुत किया जा सकता है। लोकसभा में स्वीकृत होने पर धन विधेयक के रूप में राज्यसभा को भेजा जाता है। स्पष्ट है कि राज्यसभा इसमें संशोधन या इसको अस्वीकार नहीं कर सकती। अतः राज्यसभा की स्वीकृति के पश्चात विनियोग विधेयक राष्ट्रपति के पास स्वीकृति हेतु भेजा जाता है, जो स्वीकृति पश्चात अधिनियम का रूप धारण कर लेता है तथा कार्यपालिका को संचित निधि से धन निकालने का अधिकार प्राप्त हो जाता है। इसके पश्चात वित्त विधेयक। वित्त विधेयक के बाद में बजट को अंतिम रूप से पारित मान लिया जाता है और बजट का संपूर्ण रेखा चित्र प्राप्त हो जाता है और एक शीर्षक में राजस्व प्राप्ति और राजस्व व्यय के रूप में इसे प्रस्तुत कर दिया जाता है। आगामी अध्याय में हम बजट के क्रियान्वयन के संबंध में चर्चा करेंगे। धन्यवाद।